नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आज से हम क्लास 10th के इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम भारती भवन की किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इतिहास में, ये है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास में सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप एक महादेश है ना। जिस प्रकार से एशिया महादेश है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार से यूरोप क्या है, एक महादेश है। और यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद कहने का मतलब आजकल जो देशभक्ति कहते हैं उसी को समझिए। कौन चीज़? राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वाभिमान, है ना, ये सब इसमें आता है। तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। उदय और विकास। यूरोप में क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्र का विकास हुआ, उसी पर हमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला लाइन है, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। राष्ट्रवाद जो है यानी देशभक्ति जो है, आधुनिक राजनीति यानी वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है ना, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है देश दुनिया भर में, उसी की क्या है, ये देन है। राष्ट्रवाद किसकी देन है? आधुनिक राजनीति की देन है। यह राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। यह जो है राष्ट्रवाद क्या है? राजनीतिक चेतना यानी राजनीतिक जागृति का क्या है? प्रतिफल है, यानी रिजल्ट है, परिणाम है। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में, इसके द्वारा जो है, राष्ट्रवाद के द्वारा जो है, क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रवाद के द्वारा क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष में, जैसे भारत में, चाहे दूसरे देश में, चाहे कोई उपखंड जो रहता है, आदिवासी जो क्षेत्र होता है, इसी प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी जगह, विशेष राज्य, विशेष देश, है ना, विशेष समूह के लोगों में, विशेष सामाजिक और जिसका अलग एक प्रकार का संस्कृति होता है, वैसे लोगों में जो है ना, वैसे लोग जो होते हैं उसमें एकता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रवाद से क्या होता है? एक प्रकार के जो लोग होते हैं, किसी एक जगह, खास जगह के जो लोग होते हैं और किसी एक खास सांस्कृतिक प्रकार वाले जो लोग होते हैं, उसमें क्या होता है? एकता की भावना का विकास होता है। जैसे हम लोग क्या है, हिंदू है, हमारी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी एक अलग जगह है, अपनी एक अलग पहचान है, एक खास क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो इस सबों के बीच में क्या होता है? एक एकता की भावना का विकास होता है। उसी प्रकार से दूसरे समुदाय के लोगों में, दूसरे जो क्षेत्र विशेष यानी जगह विशेष जगह में कोई रहता है ना, जैसे पहाड़ पर या नदी में, चाहे किसी देश में, चाहे किसी राज्य में, है ना, चाहे एक वर्ग का जो व्यक्ति होता है, समूह का होता है, उसमें क्या होता है? एकता की भावना का विकास होता है। एक साथ मिलकर रहने का विकास होता है। किसके? राष्ट्रवाद के माध्यम से। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। यद्यपि जो है, हालांकि जो है, राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी देशभक्ति का कंसेप्ट जो है, चाहे एक क्षेत्र के लिए जो है इंसान को अपने लिए लड़ना, चाहे उसकी रक्षा करना, है ना, इसका विकास जो है पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी, यानी पुनर्जागरण के समय में ही जन्म ले चुकी थी। परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इसका विकास हुआ। राष्ट्रवाद की धारणा जो है, राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है, ये कब जन्म ले चुकी थी? पुनर्जागरण काल में ही। अब अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में पुनर्जागरण काल, है ना। पुनर्जागरण काल, मध्य युग और आधुनिक युग, हम सभी बताएंगे। अगर ये नहीं जानेगा तो इसको आपको पढ़ने में क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा, समझने में क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा। तो यही कह रहा है, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, देशभक्ति का जो कंसेप्ट है ना, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए, किसी राज्य विशेष के लिए, है ना, ये पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। इसका उदय जो है, राष्ट्रवाद का जन्म कब हो चुका था? पुनर्जागरण के समय में ही जन्म हो चुका था। लेकिन इसका पूर्ण रूप से विकास कब हुआ? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है, देखिए, 1701 से लेकर के 1800 के बीच की जो अवधि होगी उसको कहेंगे हम 18वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 18वीं शताब्दी। इसमें 100 वर्षों का अवधि होता है। और जो 1801 से लेके
1801 से लेके 1900 के बीच की जो अवधि होगी इसको कहेंगे हम 19वीं शताब्दी। तो शताब्दी आप समझ गए। तो राष्ट्रवाद का जन्म कब हो चुका था, है ना। राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुका था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से विकास कब हुआ, वो 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। इसी के कारण देखिए हम लोग क्या लड़े थे, हम लोग नहीं, हमारे जो पहले के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे, क्रांति किए थे 18वीं शताब्दी में ही और 19वीं शताब्दी में ही, है ना। जैसे 1857 की क्रांति किस में आ जाएगा, 18वीं शताब्दी में आ जाएगा। 1857 की क्रांति किस में आ जाएगा, 19वीं शताब्दी में आ जाएगा। इसी अवधि के बीच में क्या हुआ, पूरे देश दुनिया में क्या हुआ, क्रांति हुआ और अपने शासन को अपने द्वारा जैसे इस पर अंग्रेज का शासन था, इसका शासन कैसे ख़त्म हुआ, इस राष्ट्रवाद की धारणा के कारण ख़त्म हुआ। चलिए लेकिन हम पहले इसे आगे बढ़े, इससे पहले हम जान लेते हैं पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं। पुनर्जागरण काल, देखिए काल कहने का मतलब समय है, काल कहने का मतलब समय नहीं, ऐसा नहीं कि आज तो काल मंडराज थी। तो पुनर्जागरण काल कहने का मतलब पुनर्जागरण का समय। देखिए 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की अवधि को पुनर्जागरण काल कहते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की अवधि को, देखिए 14वीं शताब्दी कहेंगे 1300 से 1 से लेके 1400 तक ले के बीच की अवधि को कहेंगे हम 14वीं शताब्दी। लेकिन यहाँ कह रहा है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1601 से लेके 1700 तक, यानी 1301 से लेके 1700 के बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल का समय कहते हैं, उसका खंड कहते हैं। जैसे अगर घटाइएगा तो 10 में से गया 9 और ई बच जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, ई बच जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, ये बच जाएगा। ये लगभग 400 वर्ष, लगभग 400 वर्ष जो है 399 यानी 400 वर्ष पुनर्जागरण का समय था, है ना। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, बीच के समय को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण का समय कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। आप समझ गइएगा। और इस अवधि में देखिए यह यूरोप में, ये जो पुनर्जागरण काल का समय था, यह यूरोप में कला कहते हैं आर्ट को, साहित्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी, लेख, निबंध इत्यादि जो होता है ना, नाटक उटक सब। तो यह जो है, यह अवधि जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की अवधि जो था समय जो था, यह यूरोप में कला, साहित्य और बौद्धिक चेतना में बुद्धि के विकास की, बुद्धि के जागृत होने की, है ना, ये पुनर्जन्म का एक क्रांतिकारी दौर था। ये पुनर्जागरण का समय क्या था, फिर से इंसान को जागने का, यानी सोचने का, समझने का, है ना, बौद्धिक स्तर पर, है ना, इसका ये समय कहा जाता है। यह यूरोप में कला, साहित्य और बौद्धिक चेतना के पुनर्जागरण का एक क्रांतिकारी दौर था। क्रांतिकारी दौर क्या होता है, जिसमें बहुत सारे बदलाव हो, है ना, बदलाव हो, इसमें इस सब का बदलाव हुआ। यह मध्ययुगीन, यह काल जो है 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की, यह मध्ययुगीन रूढ़ियों को त्याग कर, इस अवधि में, इस काल में लोग क्या थे, मध्ययुग यानी मध्ययुग के जो रूढ़ी थे, है ना, अंधविश्वास, है ना, जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता था, उस मध्ययुगीन रूढ़ियों को त्याग कर मानववाद, इंसान बनने की, है ना, तर्क, किसी चीज़ को अंधविश्वास की तरह थुथुरलॉजी नहीं करने का, उस पर बुद्धि के विकास के आधार पर तर्क करके, है ना, जो सही हो उसको चुनने वाला समय था। यह मध्ययुगीन रूढ़ियों को त्याग कर मानववाद, तर्क और शास्त्रीय ज्ञान की ओर लौटने का आंदोलन था। यह मध्ययुग के जो क्या थे, रूढ़ी थे, है ना, जैसे इसमें स्त्रियों को जिंदा जला देना, पति के मर जाने पर विधवा का, ये सब इत्यादि बहुत सारा चीज़ें इसमें, इसको त्याग करके मानववाद यानी इंसान बनने की, तर्क और शास्त्रीय ज्ञान, जैसे हम लोग इधर शास्त्र कौन से रामायण है, महाभारत है, उसी प्रकार से शास्त्रीय ज्ञान यहाँ पर, शास्त्रीय ज्ञान यहाँ ग्रीक और रोमन वाला कह रहा है ना, ग्रीक और रोमन का जो शास्त्रीय ज्ञान था उसकी ओर लौटने का आंदोलन था, है ना, जिसकी शुरुआत इटली से हुई। इसकी शुरुआत जो है ना, मध्ययुगीन रूढ़ियों को त्यागना, है ना, और कला, साहित्य और बौद्धिक विकास, बौद्धिक चेतना, है ना, इस सब के प्रति इंसान का जागरूक होना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ, इटली से हुआ, और जिसने आधुनिक युग की नींव रखी। और प्राचीन अति पुनर्जागरण काल में ही क्या हुआ, आधुनिक युग का नींव रखा गया। हम जो वर्तमान जिस समय में जी रहे हैं उसका नींव यानी उसका जो नेव है
कब रखा गया? पुनर्जागरण काल में। तो पुनर्जागरण काल आप समझ गए, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का जो समय था उसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल के नाम से। इस समय में, इस अवधि में क्या कि यूरोप के लोग कला यानी आर्ट और साहित्य और बौद्धिक चेतना की ओर बढ़ने लगे, है ना। इसमें क्या किए, मुख्य रूप से इंसान जो है, मानव जो है, रूढ़ियों को त्याग करके, मध्य युग के समय का जो रूढ़ि था उसको त्याग करके मानववाद, तर्क और शास्त्रीय ज्ञान की ओर लौटना शुरू किया। और है ना, अब इसमें देखिए मध्ययुगीन रूढ़ि कौन कौन था, इसमें आप समझना जरूरी है। और मध्य युग किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी है। और इसके साथ ही आधुनिक युग को भी समझना जरूरी है कि आधुनिक युग क्या है। मध्य युग देखिए किसे कहा जाता है, इतिहास में जो है, यानी पहिलका समय में जो है, प्राचीन काल में, इतिहास में प्राचीन काल कहते हैं रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ उसकी अवधि को कहा जाता है। इतिहास में प्राचीन काल और आधुनिक काल, यानी इतिहास में प्राचीन समय और आधुनिक समय कहते हैं देखिए पुनर्जागरण के काल को। इतिहास में प्राचीन काल, अभी जो हमने पढ़ा है पुनर्जागरण काल, इतिहास में प्राचीन काल और यानी जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब का काल, और आधुनिक काल के बीच की लगभग, यानी प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच की जो लगभग समय है कौन, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 5वीं से 15वीं शताब्दी तक, यानी 401 से, यहाँ से 5वीं शताब्दी शुरू हो जाता है, 15वीं शताब्दी तक यानी 1500 की ईस्वी तक, है ना। इसके बीच जो है लगभग 476 से 1500 तक की अवधि। यहाँ 401 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो मध्य युग शुरू हो रहा है ये 476 से शुरू हो रहा है, जिसको 5वीं शताब्दी कहा जाता है ना, 5वीं शताब्दी है। और यहाँ है 15वीं शताब्दी तक, है ना, की अवधि को, यानी इसके बीच की अवधि को 476 से 1500 के बीच के जो समय होता है, अभी जैसे 2000 चल रहा है, 2026 चल रहा है, उसी प्रकार से 476 से 1500 की शताब्दी की 1500 के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, मध्य युग कहते हैं। इंग्लिश में इसको मिडिल एज भी कहा जाता है। यह यूरोपीय साहित्य में ये जो समय है 476 ईस्वी से 1500 तक की जो समय है, ये यूरोप के इतिहास में, है ना, सामंतवाद, चर्च के प्रभुत्व और नगरों के विकास का समय था। ये जो मध्य युग का समय था किसका था, सामंतवाद का था, चर्च के प्रभुत्व का था, है ना, धार्मिक कट्टरता के, है ना, इसके तथा नगरों के विकास का समय था, यानी बड़े बड़े शहरों का विकास के समय था। मध्य युग किसका समय था, सामंतवाद का, चर्च के प्रभुत्व का, है ना, चर्च के जिस पर अति अधिकार हो सारे लोगों पर इसके, और नगरों के विकास का समय था, यानी बड़े बड़े शहरों के विकास का समय था। कहाँ पर, यूरोप में, है ना। भारतीय संदर्भ में देखिए, भारत के इतिहास में मध्य युग किसे कहा जाता है, देखिए 700 से 1700 के बीच के जो समय है, 700 से 1700 से बीच के जो समय है उसको मध्य युग माना जाता है। लेकिन यूरोप के इतिहास में मध्य युग कब से कब का माना जाता है, ये माना जाता है 476 से 1500 के बीच की अवधि को, जबकि भारत के संदर्भ में इसे माना जाता है 700 से 1700 के बीच के समय को। तो आपने पुनर्जागरण काल जाना, मध्य युग जाना, उसके बाद अब जानिए आधुनिक युग। हम जिस युग में जी रहे हैं इसी को कहा जाता है आधुनिक युग। ये युग देखिए टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीक का उद्योग है, विज्ञान का उद्योग है, विज्ञान का समय है, उद्योग बड़े बड़े जो फैक्ट्री है उसका समय है, तो उसी को कहते हैं आधुनिक युग। देखिए मानव इतिहास का वह कालखंड है, आधुनिक युग जो है मानव इतिहास या मानव के इतिहास का, जहाँ से मानव का इतिहास, मानव शुरू हुआ है ना, मानव के इतिहास का वह कालखंड है, यानी वह समय खंड है जो रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर के, जो रूढ़िवादी परंपरा थी, है ना, जो पहले के लोग करते आ रहे थे, पहले के लोग जिस प्रकार से चलते आ रहे थे, है ना, उस परंपराओं से मुक्त होकर तर्क पर, कौन सी पर, तर्क पर है, जो अंधविश्वास पर नहीं, तर्क पर, है ना, तर्क पर, विज्ञान पर, है ना, और व्यक्ति की स्वतंत्रता, आज के समय में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और तकनीक पर आधारित है। आधुनिक युग किस पर आधारित है, रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको त्याग करके, है ना, तर्क पर आधारित है। आज कोई बात तर्क से माना जाता है, ज़बरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जाता है कि ऐसा होता है तो होता है। तर्क रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होकर के तर्क पर और विज्ञान पर और व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना,
और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है आज का समय। यह मध्यकाल, यह जो है मध्यकाल के बाद, मध्यकाल जो कब खत्म हुआ देख सकते हैं आप, मध्यकाल 1500 ईस्वी में समाप्त हुआ, खत्म हो गया, और भारत के इतिहास में ये 1700 की अवधि में समाप्त हो गया है ना। तो उसके बाद की अवधि के बारे में कह रहा है, यह जो है मध्यकाल के बाद लगभग 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। मध्यकाल के बाद लगभग 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ, यानी यूरोप के इतिहास में ये 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है ना। 1500 की बाद की अवधि से शुरू हुआ, जिसमें क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति यानी बड़े बड़े उद्योग का निर्माण हुआ, फैक्ट्री का निर्माण हुआ है ना, उद्योग का निर्माण हुआ, लोकतंत्र का जन्म हुआ। आधुनिक युग में ही किसका जन्म हुआ, लोकतंत्र का जन्म हुआ, और नगरीकरण प्रमुख है। और इस युग में क्या है, बड़े बड़े नगर बसाए गए, बड़े बड़े नगर शहर है ना, नगर निगम ये सब बनाए गए। यह काल समाज में, ये जो समय है आधुनिक समय जो है, समाज में वैचारिक और व्यवहारिक बदलाव का प्रतीक है। समाज में वैचारिक और व्यवहारिक यानी प्रयोग के बदलाव का क्या है, प्रतीक है आधुनिक युग। तो इस प्रकार से आपने जाना पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की अवधि को पुनर्जागरण काल कहते हैं। मध्य युग कहते हैं। देखिए यूरोप के इतिहास के लिए 476 से 1500 के बीच की अवधि को मध्य युग कहा जाता है, और भारत के संदर्भ में इसे 700 से 1700 के बीच के समय को कहा जाता है आधुनिक युग कहा जाता है। देखिए 1500 के बाद की जो अवधि है, 1500 के बाद यानी 1501, 1502, 1503, अभी हम चल रहे हैं 2000 के बाद, इस अवधि को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग कहा जाता है ना। तो अब आ जाते हैं हम जहाँ से हम आगे बढ़े थे। यद्यपि राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी राष्ट्रवाद का कंसेप्ट पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुका था, यानी ये 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ही पुनर्जागरण है ना, राष्ट्रवाद का विकास हो चुका था। लेकिन इसका जो है प्रयोग कब हुआ देख सकते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 19वीं शताब्दी में हुआ, चाहे 18वीं शताब्दी में हुआ है ना, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दियों में इसका विकास हुआ। इसका आरंभ राष्ट्रवाद का आरंभ फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का आरंभ, इसका आरंभ यानी राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति का आरंभ जो है फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद की क्रांति की शुरुआत कब से माना जा सकता है, तो फ्रांस की 1789 की जो क्रांति हुई तब से माना जा सकता है ना आरंभ। इस क्रांति में पहली बार, और इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर, इस क्रांति में पहली बार जनता ने यानी लोगों ने एकजुट होकर यानी मिल करके निरंकुशवाद यानी जो राजतंत्र था, राजा जो राज करते थे अकेले है ना, जिस पर कोई पाबंदी नहीं होता था, उसको जैसे मन होता था वैसे राज चलाता था है ना, लोगों के साथ अन्याय करता था, कुछ भी करता था, समझ गए। तो इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर यानी मिल करके है ना, निरंकुशवाद का, जिस राजा पर जैसे कोई लीडर थी है ना, डिक्टेटरशिप जिसको कहा जाता है, निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विरोध किया और फ्रांस में राजसत्ता का परिवर्तन किया। और फ्रांस में जो है राजसत्ता का यानी पावर का क्या किया, बदलाव किया, परिवर्तन किया। क्रांति के बाद कुछ समय के लिए है ना, जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, उसके बाद कुछ समय के लिए यूरोप में प्रतिक्रियावादी तत्व प्रभावशाली हो गए। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है कुछ समय के लिए यूरोप में प्रतिक्रियावादी तत्व है ना, विरोध करने वाले है ना, प्रतिक्रियावादी तत्व प्रभावशाली हो गए। परंतु 1830 के पश्चात देखिए 1789 में क्रांति हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में कुछ समय के लिए प्रतिक्रियावादी तत्व क्या हो गए, प्रभावशाली हो गए। लेकिन फिर से 1830 के बाद यानी 11 वर्ष इसमें, 30 वर्ष इसमें, 41 वर्ष के बाद लगभग है ना, 1830 के पश्चात राष्ट्रवादी भावनाएं पुनः बलवती हो गई। फ्रांस की क्रांति के कुछ समय बाद फिर से क्या हुआ, राजशाही निरंकुशवाद तत्व प्रभावशाली हो गए। लेकिन फिर से कुछ समय के बाद यानी 1830 के बाद जो है राष्ट्रवादी की भावना क्या हो गई, फिर से
बलवती हो गई, यानी ताकतवर हो गया, यानी देश के प्रति जो देशभक्ति वो क्या हो गया, फिर से बलवती हो गई, यानी प्रभावशाली हो गई। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में, फलस्वरूप जिसके कारण जो है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी कहने का मतलब आप समझ गए होइएगा आप लोग, 1801 से लेकर 1900 के बीच की अवधि को कहेंगे। 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में क्या हुआ, क्रांतियों का दौर शुरू हो गया, आरंभ हो गया। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उसके प्रभाव से पूरे यूरोप में क्या हुआ, क्रांति शुरू हो गया, है ना। इसके साथ ही राष्ट्रवादी धारणा का विकास हुआ, और इस क्रांति के साथ ही राष्ट्रवादी धारणा का विकास हुआ, यानी देशभक्ति का कंसेप्ट क्या हुआ, तो उसका विकास हुआ। और जिसने जर्मनी और इटली का, जिसने जर्मनी और इटली का, और ये राष्ट्रवादी भावना ही जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव कर दिया। इटली का एकीकरण, जर्मनी और इटली दोनों क्या हो गए, मिल गए, एक हो गए। पोलैंड, हंगरी और यूनान भी, यानी यूनान कहते हैं ग्रीस को, देखिए यूनान कहते हैं ग्रीस को, यूनान कहते हैं देखिए ग्रीस को, GREECE, इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, है ना। पोलैंड, हंगरी और यूनान यानी ग्रीस भी राष्ट्रवाद की लहर में क्या हो गए, शामिल हो गए, समाहित हो गए, यानी इसमें बह गए, मिल गए। कब, फ्रांस की जो क्रांति हुआ उसके साथ ही यूनान भी, है ना, और हंगरी भी और पोलैंड भी क्या हुए, राष्ट्रवाद की लहर में, राष्ट्रवाद की भावना में क्या हो गए, समाहित हो गए। इस प्रकार से आपका जो पहला पैराग्राफ था वो आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद की अवधारणा, यानी देशभक्ति का कंसेप्ट। समझिए इसको सिंपल सी भाषा में।